एक कहानी यह भी दिखाई देती है कि लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है कि रचनाकार का दायित्वबोध और उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। तो इस प्रकार का मानना था मन्नू भंडारी जी का, और वो कहते थे, यहाँ पर उनका एक पाठ है जो कि क्लास 11th आरो नामक पाठ्य पुस्तक से है। तो मन्नू भंडारी का एक पाठ है रजनी। क्या नाम है? भंडारी रजनी। तो मन्नू भंडारी जी के बारे में अगर बात करें हम, तो इनका के जो जन्म है तो 1931 ईस्वी को, कब? 1931 को भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? भानपुरा नाम का एक गांव था जो कि एमपी में पड़ता था। वहाँ पे इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करते हैं तो एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आँखों देखा झूठ, ये कहानी संग्रह उनके हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि आपको बताते हैं। आपका बंटी जो कि उपन्यास था, महाबोज उपन्यास, एक इंच मुस्कान, स्वामी, तो राजेंद्र यादव के साथ एक इंच मुस्कान, किसके? राजेंद्र यादव के साथ ये उपन्यास हुआ करते थे उनके, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वहीं सम्मान की अगर बात करें तो हिंदी अकादमी का दिल्ली का शिखर सम्मान से सम्मानित उनको किया गया। इसको? मन्नू भंडारी जी को। बिहार सरकार का सम्मान भी मिला, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का सम्मान भी मिला, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिला, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भी पुरस्कृत भी हुई। मन्नू भंडारी हिंदी कहानियों में उस समय सक्रिय हुई, ये कह सकते हैं। उस समय एक कहानी में उस समय आई कि जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर थी। उस नई कहानी आंदोलन अर्थात छठा दशक जो चल रहा था, 1960 ईस्वी का दशक जो था, 1960 से 70 के बीच का दशक था। तो उसमें नया मोड़ आया और उसमें मन्नू जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई हैं। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है। वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, फिर पटकथा ही क्यों ना हो, तो इन सभी में उनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ आप मन्नू जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? पटकथा। कथा और एक होती है पटकथा, कथा की भी कथा, कथा से मतलब छोटी होती है। वहीं पटकथा यानी पट स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा जो रजत पट या फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है और टेलीविज़न के लिए भी। पट में कहते हैं स्क्रीन, या फिल्म के लिए किसी फिल्म के लिए लिखी गई कथा या कहानी, उसको कहते हैं पटकथा। ठीक है। तो मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं और उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके या लिख करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितनी कि पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। और इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों का भी जो पर्याप्त रुझान हुआ और पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएँ छपने लगीं। प्रस्तुत पाठ में रजनी धारावाहिक की एक कड़ी दी जा रही है, अर्थात रजनी एक धारावाहिक या कह सकते हैं नाटक था जो कि टीवी पर बहुत चर्चित था
रजनी पिछली सदी के 90 दशक का, कब का, 1990 का से लेकर 2000 जो कि दशक था, 10 वर्ष की अवधि, तो एक बहुत चर्चित टीवी धारावाहिक रहा था। और यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। वासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने आप में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी, अच्छी होती थी, और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। तो प्रस्तुत अंश में भी, अर्थात रजनी जो यहाँ पर धारावाहिक का जो अंश है, इस अंश में भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या को उसकी प्रॉब्लम को हमारी और जो उसका ध्यान है वह खींचता है नजर आएगा। जानते हैं सबसे पहले इसके विभिन्न शब्दार्थों को, जो कि पाठ को पढ़ने में बहुत ही क्या है समझ में आएंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बधाई हो, मुबारक हो। हाफ ईयरली मिस होता है छमाही या अर्धवार्षिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। वहीं बेगुनाह मिस होता है जिसका कोई गुनाह ना हो, जिसका कोई क्या है अपराध ना हो, निर्दोष, उसको बोलते हैं बेगुनाह। वहीं हिकारत मिस होता है उपेक्षा का भाव। हिकारत मीन्स क्या, उपेक्षा। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा निदेशक। रिकग्नाइजेशन मीन्स मान्य, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग है, ठीक है, विदेशी शब्द जिन्हें बोलते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट में शोध परियोजना। कंडक्ट में संचालन करना, ये भी अंग्रेजी शब्द, सब अंग्रेजी शब्द हैं। सुनती ही नहीं, ये कुछ अलग देसी भाषा का शब्द है। वहीं दखलंदाजी, हस्तक्षेप। पेरेंट में अभिभावक। इम्पोर्टेंट मैटर्स में महत्वपूर्ण विषय। बाकायदा में कायदे के अनुसार। इश्यू में मुद्दा। फोकस करना में ध्यान लगाना। अप्रूव्ड में स्वीकृत। वही मोन्टाज होता है दृश्य मीडिया, टेलीविज़न में। तो दृश्य मीडिया में जब अलग दृश्य या छवियों को एक साथ इकट्ठा कर या उसे संयोजित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मोन्टाज। क्या कहते हैं, मोन्टाज। चलते हैं पाठ पे, जानेंगे पाठ से कि रजनी धारावाहिक जो था उसमें किस प्रकार के शब्दों के द्वारा जो कि व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या को दर्शाया गया है। पाठ का नाम है रजनी, क्लास 11th, आरो नमक पाठ्य पुस्तक से, ठीक है। तो मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा होता है। एक महिला रसोई में व्यस्त है। किस प्रकार का परिवार, मध्यवर्गीय परिवार। वहाँ पर एक महिला होती है जो कि रसोई में होती है और वह बिजी चल रही है, अर्थात रसोई में कुछ कर रही होती है। तभी घंटी बजती है और बाईं दरवाज़ा खोलती है, वहीं रजनी का प्रवेश होता है। तब रजनी कहती है कि लीलाबेन, जो रसोई में काम कर रही होती है उसका नाम क्या होता है, लीलाबेन, कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या। किससे कहती है, लीला से। कौन आती है, रजनी। तो रसोई में हाथ पहुँचती हुई निकलती है। चलना तो था पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना, चेहरे पर खुशी का भाव। अर्थात अमित जो होता है वह लीला का बेटा होगा। रजनी कहती है, अरे वाह, अब तो मैं मिठाई खा कर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया ही नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, और सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता देती हूँ। तो इस प्रकार की बातें रजनी और लीला में होती हैं। लीला कहती है, हंसकर, नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी। मैंने पहले से ही मंगा कर रखी है, केसर या रसमलाई। अमित को बहुत पसंद है ना। रजनी कहती है, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। वहीं लीला कहती है, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूँ, लेकिन अमित अपने मुँह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊँ या बाहर से लाऊँ,
अमित, जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो हैं उसकी। रजनी आंटी तो हीरो हैं। दोनों खिलखिला कर हंसती हैं। वहीं रजनी कहती है, बहुत मेधावी बच्चा है। अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। लीला, बस तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ती हुई दरवाजा खोलती है। अमित का प्रवेश होता है। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला। रजनी कहती है, अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कॉन्ग्रेचुलेसन अमित। बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद हैं। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकते हुए। अमित कहता है, लो लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरी रिजल्ट बिगड़ जाएगा। ओह, बस हुआ वही। मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है। लीला उसे अपनी बाहों में भरकर, लीला, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने फिर तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर। सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले सफाई वफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। वहीं रजनी रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश 86, हिस्ट्री 80, सिविक्स 88, हिंदी 82, ड्राइंग 90 और सबसे कम मैथ में। अमित और गुस्से से, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते ही थे ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रो ना। तो रो पड़ता है। मैं लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब 2-2 विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों से नहीं चेहरे से व्यक्त करती हुई कहती है कि बेटे, पर यह तो अंधेरे ही हुआ था। अंधेरे ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो गया, फिर भी नंबर काट लो। वहीं रजनी कहती है, रजनी की बाहों में एक बल पड़ जाते हैं और वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत। उसके आंखों आंसू पहुँचते हुए, अमित रोएगा नहीं समझे। मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। कुछ देर रुककर, तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था। अमित अस्वीकृति में सिर हिलाता है। स्वीकृति में सिर हिलाता है कि हाँ, ठीक किया था। वहीं पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे। अमित, नहीं, ज्यों कि त्यों आकर कर दिए थे। हमको आते थे वो सारे सवाल। रजनी, मैथ्स के सर कौन हैं? अमित, मिस्टर पाठक। रजनी कहती है, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित कहता है, 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए थे। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया था। मुझसे भी तभी से कह रहे थे। लीला, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे और इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा हैं। रजनी, उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो। अमित, हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने शुरू भी कर दिया है, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा तो हमेशा बस एक ही जवाब, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। देख लीजिए, 6 पोजीशन आई है मेरी, और जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आंखों में फिर आंसू टपक पड़ते हैं। रजनी डांटते हुए, फिर आंसू? जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया।
जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो उसमें क्यों लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे ही लेते हैं। अमित कहता है, आप जानते नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती। अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम ही हो जाते हैं। रजनी कहती है, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं क्या? अमित कहता है, हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरी होगी। रजनी, यानी कि सारा पेपर अच्छा करने पर भी कम आते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी? तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है। और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। अमित इस भाव से सिर हिलाता है, मानो कितनी बेकार की बात कर रही है। रजनी आंटी, लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी भड़कती है। रजनी कहता है, चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। तो दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही होती है। शिकंजी खत्म करके, कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। अमित एकदम डर जाता है, कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ मत जाइएगा। लीला कहती है, हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान ना करें इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा क्यों लेना? रजनी बात को बीच में ही काट कर गुस्से से, यानी कि वे लोग जो भी जुर्म ज्यादती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं क्या? सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को? अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं। पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। अमित झुंझला कर, बता तू, दिया आंटी आप? रजनी कहती है गुस्से से, ठीक है, अब तो बैठ कर रो तुम माँ बेटी दोनों। तंदानाती निकल जाती है। दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा भाव। लीला, अब ये रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी करे। वहीं दृश्य समाप्त होता है। नया दृश्य कि स्कूल के हेडमास्टर का कमरा, बड़ी सी टेबल होती है, दीवार के सहारे रखी कैंची, कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और सील्स जमे हुए रखे हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें, एक बड़ा सा मैप लटका है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त हैं। चपरासी बड़े अदब से एक चिट लाकर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षणों से देखता रहता है। तो हेडमास्टर, बुलाओ। रजनी का प्रवेश नमस्कार करती है। हेडमास्टर कहता है, बैठिए, कुछ देर रुक कर कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी कहती है, मैं 7th क्लास की अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे कुछ समझा ना हो। ईयरली एग्जाम्स की, कल ही जिसका रिजल्ट निकला है। तब हेडमास्टर कहता है, सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम्स की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। रजनी, जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ का पूरा पेपर ठीक किया था लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले। कॉपी देखकर सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी क्या, या गलती से एग्जामिनर की? हेडमास्टर सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हैं। आप भी कमाल करती हो, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह काफ़ी दिखाने लगे तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे और सारे समय। इसलिए तो ईयरली एग्जाम्स की कॉपियाँ ना दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। रजनी ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, देखिए, आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है और इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। तैस आ ही जाता है। कॉफ़ी देखकर मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। हेडमास्टर, आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी व्यंग से, नियम? यानी कि आप स्कूल का बहुत नियम से चलता है क्या? हेडमास्टर गुस्से से, व्हाट डू यू मीन? रजनी, आई मीन व्हाट आई से। कि नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में।
कोई बच्चा जो है बहुत अच्छा है और किसी विषय में फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले, और यह कौन सा नियम है आपके स्कूल का? हेडमास्टर, देखिए यह टीचर्स और स्टूडेंट का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें ना स्कूल आता है ना स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? रजनी, कुछ नहीं कर सकते। आप तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं, और आप हैं कि कॉपियाँ ना दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। हेडमास्टर चीख कर, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम। जोर जोर से घंटी बजाने लगता है। दौड़ता हुआ चपरासी आता है। मैम साहब को बाहर ले जाओ। रजनी, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है। व्यंग से, पर आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए अब मुझे कुछ करना होगा और मैं करूँगी। देखिएगा। तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है। यानी किस किस के भेज देते हैं भीतर। चपरासी, मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी की चिंदियाँ बिखेर रहा हो। वहीं दृश्य समाप्त होता है। नया दृश्य आता है कि रजनी का फ्लैट, शाम का समय, घंटी बजती है। रजनी आकर दरवाज़ा खोलती है। पति का प्रवेश उसके हाथ से ब्रीफकेस लेती है। पति जूते खोलते हुए, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? रजनी, तुम्हें कैसे मालूम? पति, फ़ोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेज कर मंगवा लूँ, पर कोई घर में हो तब ना। पति के चेहरे पर खींच भरा गुस्सा पुता हुआ था। रजनी, तुम फाइल भूल गए, और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए। ये कौन सी बात हुई? पति जरा शांत होते हुए, अच्छा गई कहाँ थी? रजनी कहता है, एक स्कूल का नाम लेती है। पति स्कूल का नाम दोहराता है। तुम क्या करने गई थी वहाँ? रजनी गदगद भाव से, पहले चाय ले आऊँ फिर बताती हूँ। तो कैमरा रजनी के साथ किचन में। गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है। लगता है जो कुछ करके आई उससे बहुत प्रसन्न है। दृश्य फिर बाहर के कमरे में। नाश्ते की प्लेट काफ़ी खाली हो चुकी है, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। रजनी बोलती बंद कर दी। हेडमास्टर साहब की जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को? पति, अच्छा मास्टर, लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बैठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना? रजनी कहती है, एकदम भड़क जाती, यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए? और जो इतने इतने बच्चे का इसका शिकार हो रहे हैं, इसके लिए नहीं उठानी चाहिए? सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए? पति, ठेका लिया है क्या तुमने सारी दुनिया का? रजनी, देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रही हो। रवि, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीलाबेन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनाह तो यह है कि चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठे रहना। जैसे तुम नकल उतारते हुए, हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का? गुस्से और हकारत से माई फट उठकर भीतर जाने लगती है, जाते जाते मुड़कर। जैसे तुम लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता और हो भी नहीं सकता। भीतर चली जाती है। पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों को माथा थाम कर चढ़ा दिया सूली पर। वहीं दृश्य समाप्त होता है तो नया दृश्य। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष होता है। कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है, साथ ही मिलने का समय भी। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है। सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं, प्रतीक्षारत। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखती है। मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। रजनी चपरासी से, कितनी देर और बैठना होगा? चपरासी, हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा, बहुत बिजी रहता है ना साहब। रजनी अपने आप ही गुनगुनाते हुए कहती है
कि यह तो लोगों से मिलने का समय है ना जाने इसमें बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहा है, फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रख कर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौट कर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव घूर कर चपरासी को देखती है और थोड़ी देर बाद आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दनदनाती हुई भीतर जाने लगती है। चपरासी, अरे 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 किधर को जाता, अभी घंटी बजा क्या? रजनी, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाजा धकेल कर भीतर जाती है। चपरासी, अरे कैसी औरत है, सुनतीच नहीं। वहाँ बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। दृश्य कमरे के भीतर निदेशक कुर्सी की पीठ से टिककर सिगरेट पी रहा है। रजनी को देखकर आश्चर्य से, निदेशक आपको स्लिप भेजने भीतर आना चाहिए ना। रजनी मुस्कुरा कर, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी। निदेशक, क्या कह रही हैं आप? रजनी, तो क्या यह सीधी साफ सी बात भी मुझे समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे काम से ही आई हूँ। निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव उमड़ता है। निदेशक, कहिए। रजनी थोड़ा सोचते हुए, देखिए मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के ऑफिस रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। निदेशक, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रजनी, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। निदेशक, कहिए आप क्या जानना चाहती हैं? रजनी, जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है, कमीशन देता है। निदेशक जरा गर्व से, जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही है ये कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स अवर ड्यूटी मैडम। रजनी कहती है, जब इतनी बड़ी ऐड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर। निदेशक, ऑफ कोर्स, वास्तव में बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मान्य होते हैं। स्कूल मानते हैं, सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स बोर्ड कंडक्ट करवाता है। रजनी, निदेशक के चेहरे पर नजरें गड़ाकर, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन्स का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन्स या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? निदेशक बड़े सहज भाव से, उसमें धंधे की बात क्या है? जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवा लेते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न लें ट्यूशन, किसी और के बच्चे ले जाएं और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो नहीं है नहीं। रजनी, बच्चा कमज़ोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार है, उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोंचता रहता है कि वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को ज़रूरी नहीं लगता और वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद को 72 मार्क्स मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर ट्यूशन ही नहीं ली। निदेशक, वेरी सैड, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। रजनी, क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ, ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को? चेहरा तमतमाता हुआ रजनी का। निदेशक, लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट्स से इसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई। रजनी, यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी नहीं, कोई चिंता ही नहीं। निदेशक, कैसी बात करती हो आप? इतना इम्पोर्टेंट मैटर्स रहते हैं, कितने इम्पोर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। रजनी व्यंग से, ओ इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली, अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छान कर गड्ढे में चली जाएगी। निदेशक थोड़े गुस्से से, आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिर भी हों जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हैं।
रजनी ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूँगी। झटके से उठकर बाहर चली जाती है। निर्देशक देखता है, कंधे उचका देता है। अब मुंटा हूँ जो मैं कुछ दृश्य दिखाए जाएं। रजनी फ़ोन कर रही है, मेज़ पर कुछ पत्र रखे हैं। रजनी एक रजिस्टर में उनका नाम पते उतार रही है और साथ ही 2 महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में से माँ बाप मिल रहे हैं, उन्हें समझा रही हैं, साथ ही लीलाबेन और 3-4 महिलाएं और भी। तो नया दृश्य अब यहाँ से चालू होता है। किसी अखबार का दफ्तर, कमरे में संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है। संपादक महोदय, आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ले लिया। बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती भी तो नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में पहली से दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। रजनी एक जोश में आकर, आप भी महसूस करते हैं ना, तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इश्यू या किसी मुद्दे को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो वह थोड़े से लोगों की आम बात नहीं रह जाती है, सबकी बात बन जाती है। आँख मूंद कर नहीं रह सकता इससे कोई, फिर उससे कोई। आप सोचिए ज़रा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो आवेश के मारे जैसे बोला ही नहीं जा रहा था। इतने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं बढ़ेगा कि पैसा ही सब कुछ है। बीबी संपादक हंसकर, बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। रही नहीं तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इश्यू को और लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। संपादक अपने आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली। एक अच्छा सा राइट अप तैयार। तब संपादक जो होता है कि इसमें आप, वो कहता है कि इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगे। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइट अप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी कहती है, रजनी गदगद होते हुए, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं और राइट अप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए, तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए हैं और वह भी रात दिन भाग दौड़ कर, जरा सा रुक कर अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना दीजिए। संपादक दे। सब लोग हंस पड़े। रजनी, ये हुई ना कुछ बात। तो दूसरा दृश्य, नया दृश्य आता है कि मीटिंग का स्थान होता है, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है और बड़ी संख्या में क्या है, लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर जाता है, हॉल भरा हुआ है, एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है और एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट होती है और वो मंच पर से उठकर, यानी रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं, बहन और भाइयों। इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने, कुछ रुककर यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें और पिता जरा रुककर, जैसे वे घर के और किसी काम में जरा सी भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ढाका कैमरा उसके प्रति भी जाए। तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाती है। रुककर बड़ा अच्छा लगता है। तब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन ना करें तो उनका गुजारा ही नहीं होता, और कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हाल ही में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, लो अब एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर। इसलिए अब अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि यह ऐसा नियम बनाए कि कोई भी टीचर अपने स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा।
ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर ज़बरदस्ती करने पर उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जब आप लोग अपनी राय दीजिए। तो सारा हाल अप्रूव्ड की आवाज़ों में तालियों अर्थात स्वीकार है इस प्रकार की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। वहीं दृश्य समाप्त होता है। तब नया दृश्य रजनी का फ्लैट होता है। सवेरे का समय होता है और कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है, पति, अरे रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। रजनी भीतर से दौड़ती आती है, अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है। चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव उसके दिखाई देता है। रजनी, तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का तैसा, और बन गया यह नियम। खुशी के मारे अखबार को ही छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो ऐसा कौन सा अन्याय है जिसकी धज्जियाँ न बिखेरी जा सकती हैं। पति मुग्ध भाव से उसे देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे आप पर बहुत गर्व है। इतराते हूँ 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियाँ बिखेरने के बाद। दोनों हंसते हैं। लीलाबेन, कांतिबाई और अमित का प्रवेश। लीलाबेन, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई वह आज खाओ। कांतिबाई, और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। इस प्रकार से अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। सब हंसते हैं। हाथ के साथ हंसी के साथ धीरे धीरे जो दृश्य है वह समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है। तो आई होप दोस्तों यह पाठ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, और हो सके आपकी समझ में ना आया हो तो आप इसको दोबारा रिवाइज करके और समझने की कोशिश करें, जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सो गाइस, धन्यवाद।